सईद मिर्जा ने फरीदा को फोन कर बताया कि तैमूर और हिना कहकशान को लेने आ रहे हैं, क्योंकि आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं और सभी लोग कहकशान से मिलना चाहते हैं। फरीदा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, एक दिन के लिए ले जाओ, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी देर बाद हिना और तैमूर कहकशा को लेने पहुंचे और कुछ ही समय में उसे लेकर वापस लौट आए। रास्ते में आते हुए दोनों कहकशा के चेहरे को बार बार देख रहे थे। वो रौनक जो पहले उसके चेहरे पर हुआ करती थी, अब गायब थी। वह कमजोर और दुबली लग रही थी। क्या बात है? तैमूर ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहकशा ने धीमे स्वर में कहा। तैमूर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, छुपाया तो जिंदगी में गैरों से जाता है, अपनों से नहीं। जब तक वे लोग घर पहुंचे, सिकंदर रियाज की फैमिली आ चुकी थी। न केवल उनकी माँ और बहन, बल्कि खुद रियाज साहब भी आए थे और साथ में सिकंदर भी। सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही हिना और तैमूर अंदर आए, सबको सलाम किया और जाकर बैठ गए। हिना, तुम ही हो ना? मैंने कबीर के मुंह से तुम्हारा नाम कई बार सुना है। सबसे ज्यादा तमन्ना तो तुमसे मिलने की ही थी, रियाज साहब मुस्कुराते हुए बोले। हिना ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। कबीर भी उसे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। दादा जान और रियाज साहब की खूब बन रही थी। दोनों पुरानी यादों में खोए लंबे समय तक बातें करते रहे। कबीर हैरान था। आखिर रियाज साहब कोई आम शख्स नहीं थे। वे अपनी स्टेट के पार्टी अध्यक्ष और पार्लियामेंट के मेंबर थे, और आज बिना किसी सूचना के खुद आए थे। सिकंदर की माँ और बहन साबिहा को अपने बीच बिठाए बातें कर रही थी। शबाना उससे कई सवाल पूछ रही थी। मुझे वॉशरूम जाना है, शबाना ने कहा। साबिहा उसे अपने कमरे में ले गई। सिकंदर की फैमिली काफी मॉडर्न थी। शबाना ने जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी, ठीक अपने भाई की तरह, और वह बहुत खुशमिजाज थी। कमरे में पहुंचकर शबाना ने कहा, पता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। साबिहा मुस्कुराई। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कर रही हो आजकल? शबाना ने बेड पर बैठते हुए पूछा। मैं सेकंड ईयर में हूँ, साबिहा ने जवाब दिया। शबाना ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें मेरा भाई कैसा लगता है? साबिहा ने थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा। नहीं, मतलब उसने बताया था कि आप दोनों की कभी टक्कर हो गई थी और तुम उससे नाराज हो गई थी। अब भी गुस्सा हो? नहीं नहीं, वो तो पुरानी बात थी, साबिहा ने हंसते हुए कहा। अम्मी, खाना लगवा दीजिए, कबीर ने अपनी माँ सलीमा बेगम से कहा। वो किचन में चली गई तो कबीर भी उनके पीछे गया। आप थोड़ी परेशान सी लग रही हैं। कोई बात है क्या? उसने पूछा। सलीमा बेगम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं लगता सिकंदर की माँ और बहन साबिहा में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कबीर ने कहा। देखते हैं मामला क्या है। खाने के दौरान सिकंदर ज्यादातर खामोश रहा। वो बस मुस्कुराता रहा, मगर कोई बात नहीं की। रेहाना बेगम, कहकशा की माँ, अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी। उसके चेहरे की उदासी उन्हें अखर रही थी। उधर हिना किचन में मदद कर रही थी।
तभी कबीर वहां पहुंचा। हिना, तुम आओगी? कबीर की आवाज सुनते ही हिना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे से अनजान हो, लेकिन यूं सबके सामने कबीर ने उसे कभी इस तरह नहीं पुकारा था। हिना की नजर अनायास ही अपनी अम्मी पर गई। सलीमा बेगम मुस्कुराईं और सिर हिलाकर इशारा किया, जाओ बेटा, बैठो उनके साथ। कबीर ने हल्के से कहा, प्लीज हिना, तुम उन लोगों को कंपनी दो, वहां जाकर बैठो। हिना ने धीमे से ठीक है कहा, अपने दुपट्टे को ठीक किया और धीरे धीरे उठकर सिकंदर की मां के पास जाकर बैठ गई। सभी लोग हॉल में हंसी मजाक में व्यस्त थे, बस सिकंदर खामोश था। वैसे कबीर, तुम हैरान होगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, रियाज साहब बोले। कबीर मुस्कुराया, आपका ही घर है, जब मन करे आइए। पर मुझे पता नहीं था कि आज आप आने वाले हैं। रियाज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कुछ मांगने आया हूँ, तुमसे एक कीमती चीज चाहिए। उन्होंने पहले कबीर की तरफ, फिर अहमद मिर्जा, कबीर के अब्बा की तरफ देखा। उसी वक्त सिकंदर खड़ा हो गया, मुझे जरा बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हो? रियाज साहब ने पूछा। थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर सिकंदर बाहर निकल गया। असल में वो थोड़ा घबरा रहा है। रियाज साहब मुस्कुराए। मेरी बात तो अभी अधूरी है, फिर बोले, हम आपके घर की रौनक को अपने घर की रौनक बनाना चाहते हैं, अगर आपको ऐतराज न हो। यह कहते हुए उन्होंने साबिहा की तरफ देखा, जो शबाना के साथ बैठी थी। अब अहमद साहब और दादा जान समझ गए कि बात किस ओर जा रही है। सिकंदर की मां ने दादी जान की तरफ देखकर कहा, हमें साबिहा चाहिए, अपने बेटे सिकंदर के लिए। रियाज साहब अपनी बात कहकर चुप हो गए और सबकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। अहमद मिर्जा ने कहा, हम अपने फैसले अपने बेटे कबीर पर छोड़ते हैं, वही बेहतर फैसला करेगा। सिकंदर की मां ने सलीमा बेगम की ओर देखा। कबीर ने धीरे से कहा, आपने मेरी बहन को इस काबिल समझा, इसके लिए शुक्रिया, पर मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ। मुझे उससे भी पूछना है कि वो क्या सोचती है, और सबसे जरूरी बात, उसकी पढ़ाई अभी बाकी है, वह सिर्फ सेकंड ईयर में है। साबिहा, जो अब तक चुपचाप बैठी सब कुछ सुन रही थी, एकदम से अपनी जगह से उठ गई। घर का एक पुराना नियम था, जब घर में लड़की के रिश्ते की बात चलती हो, तो वह लड़की उस समय वहां मौजूद नहीं रहती थी। वह धीरे धीरे वहां से जाने लगी। कबीर ने उसे रुकने का इशारा किया। तुम्हारी जिंदगी का मसला है बेटा, उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे बिना थोड़ी होगी यह बात। मेरे पास आओ। साबिहा झिझकते हुए वापस आई और उसके पास बैठ गई। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सभी निगाहें अब कबीर पर थी। कबीर ने रियाज साहब की तरफ देखा और कहा, लेकिन मैं थोड़ा वक्त चाहूंगा सोचने के लिए, क्योंकि मुझे इससे भी पूछना है कि यह क्या सोचती है। वह ठहरा, फिर शांत लहजे में बोला, और सबसे बड़ी बात, यह अभी सेकंड ईयर में पढ़ती है, इसकी पढ़ाई बाकी है। मैं इसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने देना चाहता। रियाज साहब ने सहजता से कहा, तुम सोच लो बेटा, तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, हमारे रिश्ते पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। रही बात पढ़ाई की,
हम भी एजुकेशन की अहमियत जानते हैं। उसकी पढ़ाई बीच में नहीं रोकी जाएगी। हम सिर्फ सगाई करना चाहते हैं, निकाह बाद में देख लेंगे। थोड़ी देर बाद वे लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही सईद मिर्जा बोले, कबीर, तुमने सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा? रियाज साहब कौन है? उन्हें कौन नहीं जानता, और सिकंदर भी बुरा लड़का नहीं है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, अब्बा, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये साबिहा की जिंदगी का मसला है। ऐसे फैसले सोच समझकर करने चाहिए। पहले भी जल्दबाजी में हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं। यह कहते हुए उसकी नजर कहकशां की तरफ गई, जो हवा के साथ बैठी थी। हवा ने उस कहकशां को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। कहकशां को अभी तक नहीं पता था कि सभी घरवाले अहमर की सच्चाई जान चुके थे। कहकशां चुपचाप सारा माहौल देख रही थी। वह साबिहा के लिए खुश थी। कबीर सबसे पहले जाकर कहकशां के सामने बैठा। कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहती हो? कबीर ने पूछा। अहमद मिर्जा भी पास आकर बैठ गया और साथ ही उसकी अम्मी भी। तैमूर पीछे खड़ा हुआ था। पूरी फैमिली आसपास बैठी थी। कबीर की बात सुनते ही वह रोने लगी। अब बताने से क्या होगा? जो मेरा नसीब है वह तो वही है, उसने कहा। बिल्कुल भी नहीं, नसीब को बदलेंगे, मगर उसके लिए कोशिश करनी होगी, कबीर ने कहा। कबीर ने सभी की तरफ देखा। अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं और चाची जान कहकशां से अकेले में बात करना चाहेंगे। कबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने कहकशां को साथ आन को कहा। कहकशां, रेहाना बेगम और कबीर तीनों कमरे में चले गए। तकरीबन 1 घंटे तक कमरे में बात करते रहे। 1 घंटे के बाद तीनों बाहर आए। बाहर आकर कबीर ने कहा, बात वही है चाचा जान, जो हम जानते हैं। फरीदा फूफी इसे चुप करा रही हैं। फूफी को लगता है कि ऐसे ही इनका बच्चा हो जाए तो शायद अहमर सुधर जाएगा। तो क्या शाहरुख जानता है? सईद मिर्जा ने सवाल किया। इसी बात का तो दुख है कि अपने भाई की आंखों के सामने इसके साथ इतना सब हो रहा है, मगर वह नहीं बोलता। कबीर ने हवा और हिना की तरफ इशारा किया। चारों लड़कियां कमरे में चली गई थी। तो अब क्या करना है? सईद मिर्जा ने कहा। क्या मैं फरीदा को फोन लगाऊं? नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी हमें। उनका खुद फोन आने दो, कबीर ने सोचते हुए कहा। फिर हम उनसे बात करेंगे। मगर जितना मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए। वह इसके साथ मारपीट करता है, हाथ उठाता है, रात रात भर नहीं आता। और फरीदा फूफी और फूफा सब जानते हैं, मगर वे चुप हैं। जब इसका खुद का भाई चुप है, तो किसी और से क्या कहूँ? कबीर ने कहा। जब तक बात नहीं होती, जब तक उनका फोन नहीं आता, तब तक आगे कोई फैसला नहीं करना। दादी जान अपना सिर पकड़े बैठी थी। यह फरीदा ने क्या किया? अपनी ही भतीजी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड। उसने बहुत गलत किया। एक बार मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, फिर रात को मिलते हैं। कबीर घर से बाहर निकल गया था और पूरी फैमिली अभी सोच में बैठी हुई थी। गाड़ी में बैठते ही कबीर ने सिकंदर को फोन लगाया। 1-2 बेल जाने के बाद सिकंदर ने फोन उठाया और धीरे से बोला, हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है, कबीर ने कहा। मैं होटल में हूँ, सिकंदर ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
सिकंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसे बेहद घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कबीर यह न समझे कि उसने दोस्त बनकर उसकी बहन पर नजर डाली। सिकंदर गहरी सोच में था कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। वह दरवाजा खोलता हुआ बोला, कबीर अंदर आया, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? कबीर ने कहा। कबीर सिकंदर के सामने बैठ गया। मुझे तुमसे साबिहा के बारे में बात करनी है, कबीर ने कहा। सिकंदर सिर्फ उसकी बात सुन रहा था। उसे बेहद घबराहट हो रही थी। सबसे पहली बात जो बात करनी है वह खुलकर करेंगे। तुमसे बात करने के बाद ही मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा। वह तुमसे छोटी है, तुम जानते हो। उसमें बचपना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाह के बाद तुम्हें उसका वही बचपना बुरा लगने लगे। कल को यह तो नहीं कहोगे कि उसमें मैच्योरिटी नहीं है जो एक बीवी में होनी चाहिए जी। नहीं भाईजान, सिकंदर बोलने लगा। कबीर हंसा। अभी वैसे मैं तुम्हारा भाईजान बना नहीं हूं। उसकी बात पर सिकंदर भी मुस्कुराया। माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। हमारे माहौल का और तुम्हारे माहौल का बहुत फर्क है। कल को वह तुम्हें आउटडेटेड लगे। मैं यह नहीं कहता कि वह बदलेगी नहीं। लड़कियां जिस माहौल में जाती हैं बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी बुनियादी संस्कार नहीं बदलते। कल को तुम कहो कि वह तुम्हें तुम्हारे साथ जाती अच्छी नहीं लगती, वह ऐसी है। आज सोच लो, कबीर ने साफ साफ कहा। भाई, मुझे किसी बात से कोई एतराज नहीं, सिकंदर जल्दी से बोला। वैसे वह मुझे अच्छी लगी, कहता हुआ सिकंदर धीरे से बोला। मैंने इसलिए मॉम डैड से कहा, मेरे घर में मेरी निकाह की बात चल रही है। वे मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं, मगर मुझे साबिहा पसंद है। मैं घर पर बात करने से पहले तुमसे बात करना चाहता था, इसीलिए तुमसे मिलने आया हूं। मैं घर पर बात करके तुम लोगों के मिलने का प्रबंध करता हूं। एक बार तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, शायद फिर फैसला करना आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं सिकंदर और साबिहा किसी ऐसे रिश्ते में न बंधे कि बाद में पछतावा हो। इसलिए जो तुम्हारे मन में हो तुम मुझसे पूछ लेना, और वह भी तुमसे बात कर लेगी। अभी तक तुमने उसे सिर्फ दूर से देखा होगा न? जी भाईजान, सिकंदर बोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर इतनी खुलकर बात करेगा, और कबीर तो जहां दोनों को डेट पर भेजने की बात कर रहा था। चलो ठीक है, मैं चलता हूं, फिर बात करेंगे। वहां से निकल गया था। जब तक वह घर पहुंचा, शाम हो चुकी थी। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। चारों लड़कियों को छोड़कर वह चारों साबिहा के कमरे में थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वे कहकशा के लिए दुखी हों या साबिहा के लिए खुश। मुझे तो निकाह के नाम से डर लगने लगा है, साबिहा ने कहा। जरूरी तो नहीं जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ भी हो, कहकशा ने कहा। दुख सुख तो हर किसी की अपनी किस्मत में होते हैं, और कबीर भाईजान कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते। वैसे मुझे तो पूरा शक था, हवा ने कहा। सिकंदर जब भी हमसे मिलता था साबिहा के आसपास रहता था। उस दिन तो इसे सैंडल पहना कर दे रहा था। हवा बोली, चुप करो तुम। यह बात कबीर भाईजान को मत बता देना, साबिहा ने कहा। हिना किसी और ही सोच में बैठी थी। शाहरुख, जिसे वह सबसे मॉडर्न और खुले विचारों वाला लड़का समझती थी, वह सबसे कायर निकला।
कबीर जोर से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा कुछ ऐसा कर जाता था कि हिना का सिर ऊंचा हो जाता। रात को सभी लोग अपनी अपनी सोच में गुम थे। कबीर का स्ट्रेस दोनों लड़कियों को लेकर ही था। उसे साबिहा के लिए रियाज साहब का परिवार बिल्कुल पसंद था, मगर कुछ बातें थी जो उसे क्लियर करनी थी। सईद मिर्जा और उनकी बेगम अपनी बेटी को लेकर फिक्रमंद थे। दादा जान और दादी जान को फरीदा ने जो झटका दिया था, वे उसी से संभल नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी ने उन्हें अपने ही घर में नीचा दिखा दिया था। अब तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें किसी मामले में बोलने का हक ही नहीं है। अहमद मिर्जा और उनकी बेगम दोनों रात को सिकंदर और उनकी फैमिली के बारे में बात करने लगे। वहीं चारों लड़कियां आज एक ही कमरे में सोई थीं। कक्षा को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता था। बहुत सी बातें थी जो रात को उसने अपनी बहनों के साथ शेयर की थी। अब दोनों ही लड़कियों का क्या फैसला होना था, यह दोनों को नहीं पता था। न कक्षा जानती थी कि उसकी फैमिली उसकी ससुराल वालों से बात करेगी या नहीं, और नहीं साबिहा को कोई अंदाजा था। मगर साबिहा को आज एक बात जरूर अपने भाई को लेकर मन में हुई थी, क्योंकि अहमर का रिश्ता कहक्षा के लिए नहीं, साबिहा के लिए आया था। मगर कबीर ने मना कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो जो हालत आज कहक्षा की थी, वही साबिहा की होती। फिर भी उसे अपने भाई के हर फैसले पर इतना भरोसा था कि उसका भाई जो भी उसके लिए करेगा, वह सही होगा। अयान रात को अपनी अम्मी और अब्बा को फोन लगाता है, साथ ही कबीर को भी फोन मिलाता रहा, मगर किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। तब उसने हवा को मैसेज किया, कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसका मैसेज देखते ही हवा ने फोन उठाया और बाहर लॉन में निकल गई। उसने जाकर अयान को फोन लगाया। अच्छा, मुझे लगा तुम भी कहीं सोने चली गई हो। फोन उठाते ही अयान बोला, घर में खुशी की बात हो रही है और एक दुख की। हवा ने कहा, क्या हुआ? अयान ने पूछा। हवा ने उसे साबिहा और कहकशान दोनों का ही पूरा मामला बताया। तो कबीर भाई ने कहा है कि सुबह बात करते हैं, और देखो किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें सब बता दिया। हवा ने कहा, सब मुझसे नाराज होंगे कि तुम वहां पर अकेले हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अयान ने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को, मगर कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बताना। ओके, ठीक है, हवा ने कहा। तो जहां पर तुम्हारा मन लग गया, हवा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है वहां पर, न गर्मी है न सर्दी, चारों तरफ हरियाली है। हमारा तो वहीं पर खुद का घर है, मैं वहीं ठहरा हुआ हूं, मगर अकेला हूं, मन नहीं लगता। अच्छा, सचमुच? मैं भी आऊंगी वहां पर, हवा ने कहा। ठीक है, जब तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां होंगी तब सभी वहां आने का प्रोग्राम बनाएंगे। दोनों कितनी देर तक बातें करते रहे। आज वे दोनों झगड़ नहीं रहे थे, बल्कि आराम से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। कबीर सुबह जल्दी उठ गया। असल में उसे अपनी अम्मी से बात करनी थी। उसे पता था कि उसकी अम्मी हमेशा जल्दी उठ जाती हैं। वह उठकर सीधे किचन में पहुंचा, जहां उसकी अम्मी चाय बना रही थी। मेरी चाय भी बना लीजिए, उसने कहा। अब्बा उठ गए क्या? बेटा, उठ गए हैं, तो मैं कमरे में जा रहा हूं, आप वहीं आ जाइए।
कबीर अपने अब्बा के पास कमरे में पहुंचा, उन्हें सलाम करता हुआ वहां बैठ गया। वे अभी तक बिस्तर में ही बैठे हुए थे। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मेरे पास? उसके अब्बा ने पूछा। असल में मुझे आपसे और अम्मी से बात करनी थी। रात मुझे लगा कि सब डिस्टर्ब हैं और किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए मैंने रात को बात नहीं की। तभी सलीमा बेगम भी चाय लेकर आ गईं। अम्मी, यहाँ बैठो, कबीर ने कहा। तीनों चाय पीने लगे। आप मुझे यह बताइए कि आपके हिसाब से सिकंदर साबिहा के लिए सही है? एक बेटी को क्या चाहिए, यह माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता, कबीर ने कहा। उसकी बात पर सलीमा बेगम मुस्कुराई। मुझे वह लड़का अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है साबिहा से, मगर उस लड़के को बहुत तमीज है। जब भी घर में आता है बहुत अच्छे से बात करता है। बाकी बातें तो तुम्हें ज्यादा पता होंगी। मैं उनके खानदान को नहीं जानती, मगर सिकंदर मुझे बेहद पसंद है। मैंने निकाह में भी देखा था उसे, सलीमा बेगम ने कहा। अब आपको क्या लगता है अब्बा? कबीर ने अपने अब्बा से पूछा। मैं भी तुम्हारी अम्मी की बात से सहमत हूँ। हम लोग रात को इसी के बारे में बात कर रहे थे। पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब, वे बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं, बहुत अमीर, अहमद मिर्जा ने कहा। मुझे नहीं लगता कि उनके सामने कहीं आते हैं। इस बात की फिक्र मत कीजिए, बात करने दीजिए। अगर मेरी बहन उस घर में जाएगी तो उसी तरह से जाएगी जैसे रियाज खानदान की कोई भी बहू जाती है। अपनी बहन के लिए मैंने सब सोच रखा है। किसी की भी उम्मीद से दुगना पैसा लगाने वाला हूं मैं उस पर, कबीर ने कहा। मगर इतना पैसा कहां से आएगा? कबीर, अहमद मिर्जा बोले। आपको याद है, हमने एक प्लॉट खरीदा था काफी साल पहले। तो जो हिस्सा हमें मिला था, जो आपके नाम पर है, उसकी कीमत अब बहुत ज्यादा है। अगर वह प्लॉट बेच देंगे तो आसानी से हमें बहुत पैसा मिल जाएगा उसकी शादी के लिए। वो प्लॉट तो तुम दोनों भाइयों का है, अहमद मिर्जा ने कहा। तो बहन भी तो हमारी ही है। बस अब यह सोच लीजिए कि जो भी है वह हम तीनों का है, कबीर ने कहा। अब मेरे पास सेविंग भी होने लगी है, तो उसे खर्च की फिक्र मत कीजिए। वैसे मैंने सोचा था कि साबिहा का निकाह कुछ साल रुक कर करूंगा, तब तक मेरा काम और अच्छा हो जाएगा। मगर उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो मैं सोचने के लिए मजबूर हूं। तो ठीक है, अब साबिहा से बात करता हूं, वह क्या सोचती है यह जान लेते हैं। फिर मैं इन दोनों को मिलवाता हूं ताकि एक दूसरे को समझ ले। उसके बाद ही यह शादी होगी। कबीर की बात पर उसकी अम्मी और अब्बा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मगर निकाह से पहले मिलना इस तरह से सही होगा? दुनिया बदल चुकी है और मैं अपनी बहन के लिए बेस्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, तो कुछ बातें आज ही क्लियर करनी है। यह कहते हुए उसने अपने अब्बा की तरफ देखा। आपको तो कोई एतराज नहीं? ठीक है कबीर, मैं सारा फैसला तुम पर छोड़ता हूँ, उसके अब्बा ने कहा। जैसे ही कबीर कमरे से निकला, उसे कोई ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान दिया तो आवाज उसके चाचा जान सैयद के कमरे से आ रही थी। वह उस कमरे की तरफ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने नॉक किया और उसकी चाची जान ने दरवाजा खोला। उसकी चाची रो रही थी
और उसके चाचा किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। क्या हुआ? कबीर ने उनसे पूछा, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि सैयद मिर्जा अपने बेटे शाहरुख से बात कर रहे थे। शायद शाहरुख ने आगे से कुछ कहा था और उन्होंने शाहरुख को न भला भला बुरा कह रहे थे। चाची जान, आप बैठिए, कबीर ने रेहाना बेगम से कहा और अपने चाचा के हाथ से फोन पकड़ लिया। मैं बात करता हूँ। सैयद मिर्जा ने उसे फोन पकड़ा दिया और उसके चाचा बेड पर सिर पकड़कर बैठ गए। यह कौन सा तरीका है अपने अब्बा से बात करने का? कबीर ने फोन पर कहा। तुम कौन होते हो मेरे और मेरे अब्बा के बीच आने वाले? शाहरुख ने कहा। फूफी सच कहती हैं, यह सब तुम्हारा ही याद धारा है। घर में गेस्ट आए थे, कहकशा को बुलाया गया, जबकि मैं तो घर का बेटा था। मुझे किसी ने आने को ही नहीं कहा। तुम्हारी ही गेस्ट थे क्या? और तैमूर और हिना, मुझे कोई मिला भी नहीं। वह लोग कहकशा से लेकर चले गए। तुम इसी घर में रहते हो? कबीर ने पूछा। हाँ। शाहरुख खान, तो तुम्हारी बहन के साथ क्या हो रहा था, तुम्हें वह भी नहीं पता? देखो, यह मेरे घर का मामला है, मेरे और मेरी बहन के घर। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? अब तुम्हें पूरी बात थोड़ी पता है। मैं भाई हूँ। अगर मेरी बहनों के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं जवाब मांगूंगा, चाहे कोई भी हो, कबीर गुस्से में बोला। तभी फोन शाहरुख के हाथ से फरीदा ने पकड़ लिया। मुझे पता है, सारा मामला तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ है। मेरी बात सैयद से करो। कबीर ने स्पीकर पर फोन डाल दिया और अपने चाचा को फोन पकड़ाया। अगर बेटी को इस तरह ही घर पर रखना है तो रखो, हम कभी लेने नहीं आएंगे, वरना आज ही छोड़ दो। इससे पहले सैयद मिर्जा बोलना चाहते थे। कबीर ने कहा, ठीक है। फोन स्पीकर पर था। अगर आपको लगता है कि उसे वापस आना चाहिए तो आ जाओ और घर पर बात करो, वरना वह कभी नहीं आएगी। कबीर ने फोन काट दिया। चाची जान ने कहा, लेकिन क्या यह सही है जो रेहाना बेगम कह रही है? आखिरकार कहकशा को उसी घर में जाना है। अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो वह दुखी हो जाएगी। उन लोगों का व्यवहार उसके साथ और खराब हो जाएगा। उसके साथ उस घर में क्या हो सकता था, उसकी फिक्र होगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उसकी पूरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। आने दो, फिर फैसला करेंगे। मगर जो भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी बेटी को नर्क में भेजना चाहिए, कबीर ने कहा। सैयद मिर्जा सोचने लगे। जब वे लोग आएंगे तो तुम ही उनसे बात करना। मुझसे बात नहीं हो रही, सैयद मिर्जा ने कहा। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए गलत फैसला किया था और उसे लेकर बेहद पछतावा था। फिक्र मत करो चाचा जान, मैं हूं ना, कबीर ने कहा। बस आपको मेरी हर हाँ मिलानी चाहिए। हो सकता है कि मेरा कोई फैसला इस वक्त आपको सख्त लगे, लेकिन यह सब अपनी बेटी के लिए करना होगा। कबीर कमरे से बाहर आया और कुछ सोच रहा था। आज घर का माहौल थोड़ा उदास था। कोई कॉलेज नहीं गया था, सभी घर पर थे क्योंकि किसी का मन ही नहीं था। कहकशा बिस्तर से ही नहीं उठी थी। कबीर को भी काम बहुत था, लेकिन उसके लिए बाहर जाना मुश्किल था। सुबह अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था। वह लॉन में बाहर हवा और साबिहा को घूमते देख रहा था। क्या हो रहा है?
इतने उदास क्यों हो तुम लोग? उसने कुछ बताया तुम लोगों को? कबीर ने पूछा। बहुत घटिया आदमी है, हवा ने कहा। रात को घर नहीं आता। कहकशां से ज्वेलरी भी ले गया है। जुआ में हार गया, ऑफिस भी नहीं जाता। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं हूं ना। हवा अंदर हाल में चली गई। साबिहा उसके पीछे जाने लगी। कबीर ने उसे रोका। रुको, मुझे बात करनी है। वह वहीं रुक गई। दोनों बहन भाई पर बैठ गए। तुम्हें सिकंदर कैसा लगता है? कबीर ने पूछा। पता नहीं, उसने जवाब दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। तुम्हें कोई और पसंद है? कबीर ने कहा। नहीं, नहीं, उसने जल्दी से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तुम जानती हो कि सिकंदर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूं। पहले वह चुप रही, फिर उसने कबीर की तरफ देखा। जो आपको सही लगे वही फैसला कीजिए। मुझे नहीं पता, कबीर ने कहा। जिंदगी के जो भी फैसले होते हैं उन्हें सोचना और समझना चाहिए, दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तुम्हारे और सिकंदर के लिए डिनर का प्रोग्राम बनाता हूं ताकि दोनों एक दूसरे से मिल सकें और बात कर सकें। साथ ही फरीदा अकेली मिर्जा हाउस पहुंच चुकी थी। उसके साथ कोई और नहीं था। उसने आते ही अपनी अम्मी और अब्बा को सलाम किया, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। बैठो फरीदा, ब्रेकफास्ट करो। अहमद मिर्जा ने कहा। मुझे नहीं खाना, बस मैं कहकशा को लेने आई हूं। तभी पीछे से आवाज आई। क्यों आप उसे क्यों लेने आई हैं? असल में कबीर अपने कमरे से बाहर आ रहा था। यह कैसा सवाल हुआ? बहू है, मेरी बेटे की बीवी है, फरीदा ने कहा। जिसकी बीवी है उसे भी साथ लेना चाहिए, कबीर बोला। सैयद, तुम इसकी बातों में मत आना, फरीदा ने कहा। तुमने साबिहा के रिश्ते के लिए मना कर दिया, अब इसे जलन हो रही है। कहकशा को इतना अच्छा घर और लड़का कैसे मिल गए? तुम्हें क्या पता साबिहा के लिए कैसा रिश्ता आया है? नवाब लोग हैं, वह इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, सैयद मिर्जा ने कहा। इसी ने कहा होगा कि देख लेना, यह धोखा देकर किसी भी घर में ब्याह कर देगा। खुद का निकाह हो गया मगर अभी तक हिना की रुखसती नहीं करवा रहा। फरीदा अब कबीर के खिलाफ बोल रही थी। साबिहा की फिक्र छोड़कर आप अपने बेटे को बुलाइए। इस की बीवी है तो उसे भी तो साथ में आना चाहिए, कबीर ने कहा। अब्बा, आप बोलिए कुछ। इस घर के बड़े हैं आप। क्या आपकी बेटी को इस तरह से घर से बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा? फरीदा ने दादा जान से कहा। दादा जान ने दादी जान की तरफ देखा, फिर उन्होंने कहा, मैंने घर की सारी जिम्मेदारी कबीर को दे दी है। मैं इस मसले में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से इस घर में मैंने फैसला लेने छोड़ दिया। वह अपनी जगह से उठ गए और कमरे की तरफ जाने लगे। फिर वह रुक गए और बोले, मैंने कहा ना, तुम भी आ जाओ। लेकिन अगर तुम कुछ कर सकती हो तो रुको। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात मानेगी, तुम्हारा नवासा तुम्हारे कहने पर यहाँ आ जाएगा, तो रुको। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात सुनेगी ही नहीं, तुम्हारा नवासा तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो मत रुको। जहां पर तुम अकेली क्यों आई हो? दादी जान ने कहा, अहमर को साथ लेकर आती,
तभी बात हो सकती थी। उसे साथ आना चाहिए था। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? आपको जरा भी नहीं लगता कि वो अपनी बेटी से क्या सवाल कर रहे हैं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में? ये भी किसी की बेटी की जिंदगी का मसला है और ससुराल में दामाद को तो आना चाहिए। उसकी बीवी है। ससुराल में दामाद आएगा तो उसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। वैसे भी इस घर का नवासा है। दादी जान ने कहा। समझ गई मैं। सब के सब अब हैमर के खिलाफ हो गए हो। मैं जा रही हूँ। सोच लेना, तलाक हो जाएगा, फरीदा ने कहा। असल में वह सिर्फ धमका रही थी। उसने सोचा शायद उसकी धमकी काम कर जाए। तो ठीक है ना, तलाक ही ले लेते हैं। ऐसे शौहर का मेरी बहन भी क्या करेगी जो ससुराल भी नहीं आ सकता। कबीर गुस्से में बोला। प्लीज फूफी, अहमर भाई को आने के लिए कहिए, बात तो करनी होगी। तैमूर, जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, बोला। तो तुम्हारे मुंह में भी ज़बान आ गई है? कल तुम ही लेने आए थे, फरीदा ने कहा। मैं शाहरुख भाई नहीं हूँ, और बहन को लेने भाई नहीं आएगा तो और कौन आएगा? तैमूर ने कहा। वहां का माहौल बेहद खराब हो गया था। आप अहमर को बुला लीजिए ना, रेहाना बेगम ने भी कहा। तो तुम्हारे मुंह में भी ज़बान है, फरीदा ने रेहाना बेगम से कहा। आप तमीज से बात कीजिए। ये आपके भाई की बीवी है। कहकशान इन्हीं की बेटी है, जो आपके बेटे की बीवी है। अब बात बिगड़ने लगी थी। तभी फरीदा ने अहमर को फोन लगाया और साइड में होकर बात करने लगी। वो आ रहा है, उसने कहा। फरीदा सोफे पर बैठ गई थी। उसे पानी और चाय पेश की गई, मगर उसने मना कर दिया। थोड़ी ही देर में अहमर आ गया। जैसे ही वह अंदर आया, बहुत गुस्से में था। मुझे किस लिए बुलाया है? मैं कहकशा को लेने आया हूँ। वह चलना चाहती है तो चले। कहाँ है वो? कहकशा कमरे में थी। जब से फरीदा आई थी, वह हिना के साथ टेबल पर बैठी थी, फिर कमरे में चली गई थी। यह कौन सा तरीका है बात करने का? कबीर उससे बोला। तुम अपनी बीवी को लेने आए हो तो इज्जत से बात करो। क्या ऐसी ही इज्जत तुम उसे अपने घर में देते हो? मैं तो ऐसे ही बात करूंगा। अगर उसे जाना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए, अहमद ने कहा। तभी कहकशा कमरे से बाहर आई। तो मुझे नहीं जाना, उसने साफ कहा। असल में उसे अहमद से नफरत होने लगी थी। तो बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे? वह आगे बढ़ा और उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि कबीर ने आगे होकर उसका हाथ पकड़ लिया। निकल जाओ यहां से, कबीर गुस्से में बोला। तुम हमारे सामने हमारी बेटी पर हाथ नहीं उठा सकते, तो अब तलाक ही होगा। तभी तुम लोगों को पता चलेगा, अहमद ने कहा। फरीदा ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह बाहर चला गया। फरीदा भी उसके पीछे चली गई। अहमद का यह रूप देखकर रेहाना बेगम रोने लगी। सईद मिर्जा सदमे में चले गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि अहमद ऐसा निकलेगा। पूरे घर में अहमद की पहले से कोई और ही छवि बनी हुई थी। क्या कुछ सहा होगा मेरी बेटी ने, उन्होंने कहा। सईद मिर्जा को बेहद पछतावा हो रहा था। तलाक तो होकर रहेगा, सईद मिर्जा ने कहा। फरीद ने फोन पर अहमद को समझाया था कि चुपचाप जाकर बैठ जाना, वो खुद बात संभाल लेगी, मगर वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका था और बात को और बिगाड़ दिया।
फरीदा और अहमद के जाने के बाद घर में एक अजीब सा मातमी माहौल छा गया था। दादा जान और दादी जान दोनों बेहद मायूस थे। उन्होंने अपनी बेटी के व्यवहार को देखा और उनका नवासा बिल्कुल पागल लग रहा था। सईद मिर्जा सिर पकड़कर बैठ गए थे, जैसे कोई हल्का सा दर्द भी उन्हें सहन न हो। रेहाना बेगम जोर जोर से रो रही थी और सलीमा बेगम व शगुफ्ता बेगम दोनों उसके पास रहकर उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं वकार मिर्जा और अहमद मिर्जा अपने भाई सईद मिर्जा को सहारा दे रहे थे। तैमूर बेहद परेशान था और कहकशा कमरे के एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसकी पीड़ा देखकर तीनों लड़कियां सानवी, रिया और कीर्ति उसके पास जाकर उसे संभाल रही थीं। इस सब के बीच कबीर शांत बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। अचानक उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, अगर आप लोग ऐसे ही रोते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ कहकशा की तरफ होना चाहिए। अब तक चाचा जान, आप जो फैसला कर चुके हैं उसे खुद सोच समझकर लिया है, लेकिन भुगता सबसे ज्यादा कहकशा ने है। इसलिए अब आपका दुख भूलकर उसका सहारा बनने में ध्यान देना चाहिए। सईद मिर्जा ने घबराते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? रेहाना बेगम ने गुस्से और निराशा से कहा, तलाक हो जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी को वहीं नहीं भेजूंगी। सईद मिर्जा ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, मगर क्या तलाक सही है? कबीर ने बड़ी ठंडक और आराम से कहा, तो उसे जहर दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। रोज रोज मरने से अच्छा है कि वह एक ही बार में मर जाए। सभी लोग उस पल की शांति और कबीर की कठोरता से सन्न रह गए। माहौल और भी भारी हो गया। कहकशा की पीड़ा, रेहाना बेगम की निराशा और सईद मिर्जा का दुविधा सब कुछ एक साथ घर की चार दीवारों में गूंज रहा था। कबीर की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी, गणना करने वाली सोच। वह जानता था कि इस समय भावनाओं में बहना किसी की मदद नहीं करेगा। और फिर उसने एक बार फिर जोर देकर कहा, अब रोने या चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें सोचना होगा कि हम कहकशा के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। वह खड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे सोफे की ओर बढ़ा और बैठ गया। सईद मिर्जा अपनी जगह से उठकर उसके पास आए और गंभीर स्वर में बोले, मुझे उसकी जिंदगी की फिक्र हो रही है। अगर दूसरी बार निकाह करेंगे तब कौन सा अच्छा घर मिलेगा, तुम समझते हो? कबीर ने संयम रखते हुए कहा, अभी से उसके दूसरे निकाह की फिक्र क्यों कर रहे हैं? उसके आज की फिक्र कीजिए। पहले उसे संभालिए, अभी वह बहुत छोटी है। मैं यह नहीं कहता कि उसका निकाह नहीं करना चाहिए, मगर अभी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वह एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में जाना चाहेगी? आप उसके आज के बारे में सोचिए, कल के बारे में नहीं। सईद मिर्जा थोड़ी देर चुप रहे। फिर कबीर ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं हूं ना। फिर उन्होंने गंभीरता से जोड़ा, जैसी मेरे लिए साबिहा है वैसे ही मेरे लिए कहकशा भी है। हम कहकशा के लिए भी बहुत अच्छा घर देखेंगे, मगर वक्त आने दीजिए। रेहाना बेगम ने अपने गुस्से और चिंता को छुपाए बिना कहा, वह सही कह रहा है, मगर आप हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। मुझे वह तब भी पसंद नहीं था जब आपने उसका निकाह किया था, और अब उससे
पीछा छुटे, बाद में देखेंगे। वह गुस्से में थी, अपनी माँ होने की जिम्मेदारी और अपनी बेटी के लिए चिंता दोनों को लेकर। लेकिन कबीर की ठंडक और दृढ़ता देखकर रेहाना बेगम ने कुछ पल के लिए चुप रहकर उसकी गंभीरता को समझा कि आंखों में दृढ़ता और संरक्षण की भावना स्पष्ट थी। उसने कहा, सब ठीक होगा। अभी हमें सिर्फ कहकशा की मदद करनी है, बाकी सब समय आने पर देखा जाएगा। क्या मैं ऐसा कर दूं? थोड़ी देर बाद चारों लड़कियां बाहर आ गईं। कबीर ने कहकशा को अपने पास बुलाया, उसे साथ बैठाया और धीरे से उसके सिर पर अपना हाथ रखा। कमरे की आवाजें थम सी गई, सन्नाटा और दबी सी चिंता हर तरफ थी। क्या तुम इस भाई पर यकीन करती हो? बोलो। कबीर की आवाज में गंभीरता के साथ एक ढाल सी सुरक्षित गर्माहट भी थी। कहकशा ने सिर झुकाकर सहमति में माना और धीरे से कहा, करती हूँ भाईजान। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और निश्चित स्वर में बोला, ठीक है, तो अपने सारे दुख मुझे दे दो। अब से तुम्हें उन तक लौटकर नहीं देखना होगा। उसने वहीं खड़े बाकी लोगों की ओर देखा और आवाज साफ की, और हाथ जो तुम लोग ऐसे रोते हुए चेहरों से बैठ रहे हो, इन भावनाओं में फंसकर कुछ हासिल नहीं होगा। यह कोई पागलपन नहीं कि हम सब टूटकर बैठ जाए। मुझे लॉयर, वकील से बात करनी है, व्यवस्थाएं करनी होंगी। कबीर की ठंडी पर निर्णायक व्यावहारिकता ने माहौल को कुछ काबू में कर दिया। वह कुछ और देर वहां रुका नहीं, उसे होटल का भी काम था और वकील से मिलकर कुछ अहम बातें निपटानी थी। जाते समय उसने हिना की ओर देखते हुए कहा, प्लीज कहकशा का पूरा ख्याल रखना। हिना ने सिर हिलाया कि वह कहकशा के साथ रहेगी और उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। पूरे मिर्जा हाउस में उदासी की लंबी परत पसरी हुई थी। हर कदम पर कोई न कोई याद, कोई कड़वाहट, कोई अनसुलझा दर्द दिख रहा था। सईद मिर्जा गहरी चिंता में थे, उनकी आवाज में थकान और बेचैनी दोनों थे। उन्होंने तुरंत शाहरुख को फोन किया। सुबह से बात तो हुई थी, मगर अब हालात और बिगड़ चुके थे। फोन पर उन्होंने कड़क स्वर में कहा, तुम वापस आ जाओ। प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दे। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मैंने काफी दिनों के बाद इसका एपिसोड दिया है, मेरी और सीरीज भी रुकी हुई है। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैं क्यों वापस आ जाऊं? शाहरुख ने फोन पर कहा, आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। मेरी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है, पागल हूँ क्या मैं वहां आऊंगा? उसकी यह बात सुनकर सईद मिर्जा के चेहरे पर दुख की परत फैल गई। उन्होंने कुछ और कहने की जगह सिर्फ फोन काट दिया। उधर रिजवी हाउस में भी इसी टॉपिक पर हलचल थी। रिजवी साहब खुद दोनों माँ और बेटे पर बेहद गुस्से में थे। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? उन्होंने क्रोध से कहा, फरीदा, मैंने तुम्हें कहा था कि बात संभालो, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। अब देखो, स्थिति बिगड़ गई है। उनकी आवाज में कटुता और चिंता दोनों झलक रही थी। तो क्या? अहमर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। रिजवी साहब ने नाखूनों की तरह शब्दों से जवाब दिया, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तुम्हारा निकाह हो गया, यही बहुत था। अब तुम्हें कोई बेटी नहीं देगा, फरीदा ने कहा। मैंने तलाक की धमकी दी है। वह लोग भेज देंगे उसे, अहमर को लग रहा था।
कि तलाक के डर से कहकशां शाम तक वापस आ जाएगी, मगर इसके लिए हमें वकील से बात करनी होगी। तलाक के पेपर कल ही वकील लेकर उनके घर जाएंगे। मैं उन्हें कहूंगी कि साइन करें, और अगर नहीं करेंगे तो हम कोर्ट तक जाएंगे। पक्का वह उसे भेज देंगे, फरीदा बेगम ने योजना स्पष्ट करते हुए कहा। अगली सुबह भी मिर्जा हाउस का माहौल वैसा ही उदास और भारी था। पूरे घर में सन्नाटा और शोक का माहौल था। चारों लड़कियां पूरे दिन अपने अपने कमरे में रही थी। रात के खाने के लिए भी कोई बाहर नहीं आया था, और सुबह भी ऐसा ही माहौल था। चारों लड़कियां ब्रेकफास्ट के लिए नहीं पहुंची थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर कबीर ने देखा कि वे नहीं आईं। थोड़ी देर ठहरने के बाद वह सीधे साबिहा के कमरे की ओर चला गया, क्योंकि चारों लड़कियां वहीं साथ में रह रही थी। कबीर ने कमरे में पहुंचकर उनकी ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में उस तरह की चिंता और स्नेह झलक रहा था जो हर किसी के दिल को सहज कर दे। वो उन चारों लड़कियों को बाहर ले आया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर घर के बाकी मेंबर भी आ गए थे, मगर माहौल अब भी ठंडा और थोड़ा उदास था। तभी कबीर ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे दादा जान, इतने कंजूस होना कोई अच्छी बात नहीं है। सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। इस वक्त ये बात किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है। दादा जान ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, क्या मतलब? तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? कबीर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं चाहिए दादा जान, इन्हें चाहिए। उसने सामने बैठी अपनी बहनों की तरफ इशारा किया। कल से कहकशां कॉलेज ज्वाइन कर रही है। अब वो शादी वाले सूट पहनकर थोड़ी जाएगी कॉलेज। इन्हें पार्लर और शॉपिंग करने जाना है। सही कहा ना मैंने? दादा जान की भौहें उठीं, फिर हल्की मुस्कान उनके होठों पर आ गई। अच्छा तो बात यह है। ठीक है, ले जाओ जितना चाहिए। टेबल पर हल्की सी हंसी गूंज उठी। शायद कई दिनों बाद घर की हवा थोड़ी गर्म हुई थी। ठीक है, दादा जान ने हल्की सांस लेकर कहा। ठीक है, दादा जान ने हल्की सांस लेकर कहा। तुम चारों लड़कियां किसी के साथ बाजार चली जाना। जो लेना हो ले आना। उनकी आवाज में अपनापन था, मगर चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। वह कहकशां को लेकर भीतर से बेचैन थे। तभी कबीर ने मुस्कुराकर कहा, किसी को साथ क्यों ले जाना दादा जान? इन्हें पूरा शहर पता है कौन सी दुकान कहाँ है। और हवा, तुमने तो गाड़ी चलाना भी सीख लिया है ना? अकेली चली जाएगी। दादा जान ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर हार मानते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में हो वही करो बेटा। मैं अब किसी पर कोई बंदिश नहीं लगाना चाहता। उनकी आवाज में थकान थी, पर प्यार भी छिपा था। कबीर ने बात बदलते हुए पूछा, हवा, तुम्हारा ट्रिप कब जा रहा है? बस कुछ ही दिन बाकी है भाईजान, हवा ने जवाब दिया। मुझे लगता है ट्रिप पर जाना कैंसिल कर देना चाहिए, हिना ने धीमे स्वर में कहा। यही सही रहेगा, बेकार की उलझनों में जाने का क्या फायदा? वकार मिर्जा साहब बोले। उनकी बात में घर के बड़ों वाली सावधानी थी। क्यों कैंसिल करने की क्या जरूरत? कबीर ने हिना की बात काटते हुए कहा, ट्रिप तो होगी ही। आज ही कहकशान कॉलेज की फीस भी जमा करवा देना, और तुम चारों जिंदगी को एंजॉय करो। हर वक्त सिर्फ जिम्मेदारियों में मत उलझो।
लड़कियों के चेहरों पर पहली बार मुस्कान लौटी। कहकशा कुछ सोचने लगी, शायद अपराध बोध या हिचकिचाहट से। कबीर ने उसकी तरफ देखकर नरमी से कहा, कुछ मत सोचो, सोचने के लिए मैं हूं। तुम लोग बस जियो जैसे जिंदगी जीने के लिए बनी है। माहौल अभी अभी हल्का हुआ ही था कि अचानक घर के बाहर से ऊंची आवाजें सुनाई दी। सबके सिर मुड़ गए। दरवाजे से फरीदा अंदर आई, उसके साथ एक आदमी भी था। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा और ठंडापन। मैं वकील को लेकर आई हूं, वह बोली। तलाक के लिए पूरा हाल सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो ये बात इतनी सहजता से कैसे कह सकती है। दादा जान का चेहरा लाल पड़ गया। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं फरीदा, उन्होंने गुस्से से कहा। पराए मर्द को घर के अंदर तक ले आई जहां लड़कियां बैठी हैं। क्या यही तहजीब है तुम्हारी? फरीदा कुछ कहना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक गई। उसी पल दादी जान की अनुपस्थिति का एहसास और गहरा हो गया। वो आज डाइनिंग टेबल पर नहीं आई थी। शायद सब कुछ पहले ही भांप लिया था। वह आदमी चुपचाप सिर झुकाए दरवाजे की ओर मुड़ा और कुछ कहे बिना हाल से बाहर चला गया। घर के भीतर बस सन्नाटा बचा था, वो सन्नाटा जिसमें हर किसी के दिल की धड़कनें भी सुनी जा सकती थी। और हाँ, फरीदा बोली, मैं सारा सामान भी ले आई हूं। कक्षा का उसके पीछे से एक आदमी 2 सूटकेस उठाए अंदर आया और हाल के बीचों बीच रखकर चुपचाप चला गया। फरीदा ने तिरछी नजर से सबकी तरफ देखा। चेक कर लेना, सब कुछ है इसमें। ज्वेलरी, कपड़े। कल को कोई ये न कहे कि मैंने कुछ अपने पास रख लिया। कमरे में खामोशी छा गई। दादा जान के चेहरे पर अपमान और दुख एक साथ उभर आया। कबीर ने एक गहरी सांस ली, फिर शांत आवाज में कहा, चलो तैमूर, हम वकील से बात करते हैं। वह जानबूझकर तैमूर को अपने साथ ले गया। सैयद मिर्जा तबीयत से ठीक नहीं थे, इसलिए वे चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। बाहर बैठक में वही वकील बैठा था जो फरीदा के साथ आया था। कबीर और तैमूर उसकी तरफ बढ़े। कबीर ने चलते चलते अपने वकील को भी फोन कर दिया था। तुम तुरंत घर पहुंचो, अभी देखिए दस्तावेज तैयार हैं। फरीदा के वकील ने कहा, बस साइन करवा दीजिए, हमें देर हो रही है। कबीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बस 2 मिनट रुक जाइए, मेरा वकील आ रहा है। फरीदा ने व्यंग्य भरी मुस्कान से कहा, टाइम नहीं है हमारे पास। कबीर, थोड़ा सब्र रखो। कबीर ने दृढ़ नजर से उसकी तरफ देखा। आज जो साइन होंगे वो सिर्फ कागज पर नहीं होंगे, एक रिश्ता भी खत्म करेंगे। इसलिए जल्दी नहीं, सही तरीके से होंगे। बरामदे में हवा भारी हो गई थी, जैसे दीवारें भी उस पुराने घर की कहानियां सुन रही हों। फरीदा ने तैश में पूछा, वकील? किस लिए वकील बुलाया है? कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब इसमें क्या लिखा है ये तो वही बताएगा। फरीदा ने तंज कसा, तुम कम पढ़े लिखे लोग क्या समझोगे इन कागजों को? तैमूर तो पढ़ा लिखा है, वही पढ़ लेगा। कबीर हल्का सा मुस्कराया, आप सही कह रही हैं, मैं जरूर कम पढ़ा लिखा हूं, इसलिए ही पूरी तैयारी रखता हूं ताकि कोई मुझे कमजोर न समझे। तभी उसका वकील अंदर आया। कबीर ने फाइल उसके हाथ में दी। देख लो जरा, सब ठीक है ना? वकील ने दस्तावेज खोले और ध्यान से देखने लगा। इसी बीच कहकशा अपने अब्बा और अम्मी के साथ वहां पहुंची।
चेहरे पर थकावट और आंखों में आंसू लिए वह चुपचाप बैठ गई। वकील ने पन्ना पलटते हुए कहा, यहाँ साइन करने होंगे। कहकशां ने एक पल अपनी अम्मी की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे साइन कर दिए। फरीदा के चेहरे पर सन्नाटा था। शायद उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो बिना विरोध के दस्तखत कर देगी। अभी भी सोच लो, फरीदा बोली। अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे मत तोड़ो। फरीदा ने भाई और भाभी की तरफ देखा। आंखों में हल्की नमी और गुस्सा दोनों थे। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, ले जाइए। लेकिन साइन पूरे हो चुके हैं। अब ये दस्तावेज कोर्ट में जमा होंगे। और आगे जो भी बात करनी है मेरे वकील के जरिए कीजिएगा। घर आने की अब कोई जरूरत नहीं। कहकशां उठी। कबीर ने हल्के इशारे से कहा, जाओ अपनी अम्मी के साथ। फरीदा ने आवाज दी, रुको कहकशां, मेरी बात तो सुनो। कबीर ने कठोर पर शांत आवाज में कहा, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो अब रोककर क्या कीजिएगा। कहकशां कुछ पल ठहरी, फिर सिर झुकाकर अपनी अम्मी के साथ वहां से चली गई। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। सिर्फ फरीदा की आवाज गूंजी, सैयद देख लेना, तुम पछताओगे। सैयद ने सिर झुका लिया। पछता तो मैं अब भी रहा हूं फरीदा। अपनी बेटी का निकाह जल्दबाजी में किया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।